ये आज तक रेडियो है। हेलो, गुड इवनिंग। 11 जुलाई है, दिन गुरुवार। मैं नितिन ठाकुर और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर दिन भर। हरियाणा के अंदर भी देखता हूं मैं, हरियाणा के अंदर भी कितनी बार पेपर लीक हुआ। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने नीट पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। तो दिन भर का आगाज इसी खबर से करेंगे और जानेंगे कि कोर्ट में सरकार, एनटीए और सीबीआई की तरफ से दाखिल हलफनामों में क्या क्या कहा गया। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में फिर से विधायकों की गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि चंद घंटे बाद इन्हीं विधायकों को एमएलसी चुनाव में वोट डालने हैं। कल होने वाले इस इलेक्शन में किस दल ने क्या दांव खेला है, पता करेंगे। और आखिर में अमेरिकी इलेक्शन की बात भी होगी, जहां ट्रंप से जुड़े कथित प्रोजेक्ट 2025 को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बाइडेन की पार्टी के ही लोग उनकी हार की आशंका जताने लगे हैं। तो अमेरिकी इलेक्शन की खबरों से दो चार होंगे और रोज की तरह सुनेंगे फिर भौचक, जिसमें आपको सुनाएंगे यूपी के संभल में डीएम ने क्यों निकाली टीचर के मोबाइल की हिस्ट्री। मगर पहले सुनते हैं कुमार केशव से 60 सेकंड्स हेडलाइंस। शुक्रिया नितिन। पूर्व अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बीएसएफ और सीआईएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। कांग्रेस नेता निखिल मदान बीजेपी में शामिल, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने दिलाई सदस्यता। प्रोफेसर मोहम्मद शकील जामिया मिलिया के कार्यवाहक कुलपति बने। नीट पेपर लीक, सीबीआई ने मुख्य आरोपी राकेश रंजन को गिरफ्तार किया, 10 दिन की हिरासत में भेजा गया। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने किया 4-4 लाख की मदद का ऐलान। कठुआ हमले पर जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। दिशा सालियान मौत केस, बीजेपी विधायक नितेश राणे को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन चेकिंग दरों में किया बदलाव, 13 साल बाद बढ़े रेट। मनीष वर्मा को जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारी, नीतीश कुमार ने बनाया पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव। असम में 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। नीट यूजी मामले पर सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की रिपोर्ट। अब 18 जुलाई को होगी सुनवाई। और यूरो कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में बनाई जगह। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। पेपर लीक को लेकर सरकारें तमाम दावे करती हैं, लेकिन हर बार माफिया पेपर लीक करा के लाखों स्टूडेंट्स को रुला देते हैं। इस वक्त सीबीआई नीट पेपर लीक की जांच में अलग अलग राज्यों में छानबीन कर रही है। आज बिहार के पटना से सीबीआई ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी की। इसे लेकर देश भर में छात्र संगठन भी सड़क पर हैं। एक समानांतर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है। यहां आज नीट यूजी मामले की सुनवाई हुई। हालांकि इस सुनवाई से एक और तारीख निकली और अगली हियरिंग अब 18 जुलाई को होगी। सीबीआई ने आज अपनी सीलबंद रिपोर्ट भी अदालत को सौंपी। इससे पहले सरकार और एनटीए अपना पक्ष रख चुके हैं। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की संभावना से साफ इनकार किया, मगर सरकार में शामिल मंत्री भी नीट परीक्षा पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि ऐसे ही चलता रहा तो छात्रों का भरोसा उठ जाएगा। ये नीट का जो एग्जाम है, इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजनीति के अंदर, सरकार के अंदर बच्चों की आस्था खत्म हो जाए। हरियाणा के अंदर भी देखता हूं मैं, हरियाणा के अंदर भी कितनी बार पेपर लीक हुआ। जगह जगह मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि जहां पर इस तरह की हरकत होती है, इंद्रजीत सिंह की आवाज बुलंद रहेगी और गलत को काम मैं गलत ही कहूंगा, किसी को दुरुस्त नहीं है। नीट पर सवाल चौतरफा हैं, लेकिन जवाब अब भी पूरी तरह मिल नहीं पाया। जवाब के इंतजार में देश भर की निगाहें सरकार, एनटीए और कोर्ट पर लगी हैं। क्या हुआ कोर्ट में आज? केंद्र सरकार, सीबीआई और एनटीए के हलफनामे में क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे आज तक रेडियो के सीनियर लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट संजय शर्मा से। संजय जी, नीट मामले में अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होनी है, मगर आज जो हुआ वो जानना चाहेंगे आपसे। आज की सुनवाई बहुत संक्षिप्त रही, क्योंकि कोर्ट ने जिस समय मामला सुनवाई के लिए आ रहा था उसी समय कोर्ट ने कह दिया कि आज कोर्ट 1 बजे तक ही है, और ये लगभग 12:55 की बात। कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई, चूंकि आज हमें बेंच अवेलेबल नहीं रहेगी 1 बजे के बाद, भोजनावकाश के बाद, लिहाजा इस मामले की सुनवाई कल रखी जाए। कल पर फिर ये विवाद हुआ कि कल किसी को फुर्सत नहीं मिल रही है, कोई बिजी है वकील, तो फिर ये हुआ कि अगले सोमवार को रख दी जाए। सोमवार को ये हुआ कि सोमवार और मंगलवार सॉलिसिटर जनरल ने
ने कहा कि वो नहीं है, दिल्ली में बाहर हैं। बुधवार को छुट्टी थी, तो अब मामला बृहस्पतिवार तक गया। तो इसमें सुनवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। किसी के भी जो रिप्लाई है यानी हलफनामे हैं उनके पन्ने तक नहीं उगाड़े गए, और अब जो भी होगा सो अगले गुरुवार को होगा। अच्छा, कोर्ट में आज 3 हलफनामे पेश किए गए। पहला केंद्र सरकार ने किया, दूसरा एनटीए की तरफ से आया और तीसरा सीबीआई ने दिया। तो इन हलफनामों में क्या कॉमन रहा, क्या क्या बातें कही गई? सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है सीलबंद, और एनटीए ने और केंद्र सरकार ने अपने अपने हलफनामे, जवाबी हलफनामे दाखिल किए हैं। जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान पूछे थे उन सवालों के जवाब हैं। जहां तक हम बात करें क्या क्या समानता है, तो तीनों ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, और लेकिन बहुत ही सीमित उसमें हुआ है, उसका व्यापक असर नहीं है। जितना असर है उस पर सीबीआई जांच कर रही है, और बाकी एनटीए और केंद्र सरकार भी उसमें अपनी तरफ से सहयोग कर रही है। केंद्र सरकार ने जांच के लिए कमेटी भी बनाई है, और आगे उसमें इस पूरे इम्तिहान कैसे कराए जाएं और कहां कहां क्या गड़बड़ रही है एनटीए के अपने स्तर पे, उन सारी चीजों की पड़ताल के लिए और ये कमेटी बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा है सीबीआई ने कि हमने इतने लोग गिरफ्तार किए हैं जिनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो इनका कहना है, वो तीनों की बात करें तो तीनों ये तो मानते हैं कि खीर में नमक डला है, लेकिन नमक कितना है और नमक का असर कितना है, इनका ये कहना है कि बहुत खीर पूरी खराब नहीं हुई है, थोड़ा बहुत असर है। उतने हिस्से की खीर अगर निकाल दी जाए तो बाकी खीर बचाई जा सकती है। अब इनके इस बयान पर, इनके इस विश्वास पर, इनके इस तर्क और दलील पर सुप्रीम कोर्ट कितना विश्वास करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब सारी बात अगले गुरुवार को है, जब इनमें ये सारे अपने तर्क और दलीलें जो अभी तक लिखित में है, हलफनामों में है, उस पर बात करेंगे, और उस पर कोर्ट जब काउंटर क्वेश्चन पूछेगा यानी सवाल पूछेगा, तो उस पर ये देखना होगा कि इनका जवाब क्या रहता है और क्या ये कोर्ट को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। जी, एजेंसियों की जांच में कई चीजें सामने आई हैं संजय जी। आज भी पटना से गिरफ्तारी हुई, इसके आधार पर कह सकते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन इससे उलट सरकार तो ये दावा कर रही है कि बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत नहीं हैं, ना स्थानीय स्तर पर अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के सबूत हैं। तो सरकार के इस दावे के पीछे आप कोई ठोस आधार देख पा रहे हैं? ये अपने आप में बहुत ही शंका पैदा करने वाला जवाब है कि किसी को पहुंचाने का मकसद नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? समाज सेवा करना था, समाज में एक नई क्रांति करनी थी, एक नई पहल करनी थी। क्या मकसद था वो सीबीआई बताए और सरकार बताए कि आखिर उन लोगों का मकसद क्या था इन सारी चीजों के पीछे। सिर्फ एक मनोरंजन करना था? तो इसमें अब सरकार ये ऐसा कह रही है, तो आमतौर से सीधे सीधे लोग मानते हैं इस तरह की बड़ी घटनाओं के बाद जब इस तरह की बयानबाजी होती है, तो लोग मानते हैं कि लीपापोती की कोशिशें हो रही हैं। अब सीबीआई के हाथ में मामला है, अब देखें वो लीपापोती की कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं, क्योंकि ये तो सब मान रहे हैं कि गलती हुई है, इसमें मामले में गड़बड़ी हुई है, लेकिन इस गड़बड़ी का कितना असर है ये सीबीआई अपनी जांच में, अगर निष्पक्ष और निर्विवाद रूप से जांच हुई तो फिर इसमें यह पता चल सकता है कि आखिर गड़बड़ी की मंशा क्या थी, गड़बड़ी का दायरा क्या था, और गड़बड़ी करने के लिए जिन लोगों ने उसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या सजा दी गई, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जी, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका। वहीं दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों के एक ग्रुप ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ताधारी महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने सामने है। अवसर है एमएलसी इलेक्शन का। इसके लिए सारे दलों ने किलेबंदी शुरू कर दी है। हर 2 साल पर होने वाले एमएलसी इलेक्शन के लिए कल 12 जुलाई को वोट डलेंगे। विधान परिषद की 11 सीटों पर 12 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। बीजेपी ने पंकजा मुंडे समेत 5 प्रत्याशी उतारे हैं। उसकी सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने 2-2 प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन की तरफ से 3 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। इस इलेक्शन में वोट निर्वाचित विधायक डालते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। फिलहाल विधानसभा की सदस्य संख्या 274 है। 14 सीटें यहां खाली हैं। अब इससे गणित क्या बना? गणित यह बना कि हर जीतने वाले कैंडिडेट को प्रथम वरीयता के 23 वोट हासिल करने होंगे। विधानसभा में बीजेपी 103 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना 38 सीटों के साथ है। अजित पवार की एनसीपी के पास 42 सीट है। कांग्रेस के पास 37 हैं। शिवसेना उद्धव गुट के पास 15, शरद पवार की एनसीपी के पास 10 सीटें। इसके अलावा 13 विधायक निर्दलीय हैं।
महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में जोर आजमाइश के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये आखिरी मौका होगा। तो इस मौके पर कौन चौका लगाता दिख रहा है, जानने के लिए हमने बात की मुंबई में विधानसभा के बाहर मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋत्विक भालेकर से। ऋत्विक, विधानसभा चुनाव में चंद महीने बाकी हैं, इससे पहले कल एमएलसी के लिए वोट डलेंगे। किस दल का क्या क्या दांव पर लगा है? जी बिल्कुल, देखिए विधान परिषद के इस चुनाव के 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष से ज़्यादा सत्ताधारी जो है वो अपने सीटें जो है या अपने उम्मीदवार जो है वो दांव पर लगा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हलचल उन्हीं के इसमें महायुति में दिख रही है। महायुति से देखा जाए तो अजित पवार गुट के शिवाजीराव गर्जे ये एक उम्मीदवार है जिनकी सीधी लड़ाई जो है होने वाली है शरद पवार गुट ने जिसको समर्थन दिया है शेकाप के जयंत पाटिल उनके खिलाफ। ऐसे में अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे गुट से जो उतारे गए मिलिंद नार्वेकर है वो तो फिलहाल सेफ नजर आ रहे हैं, लेकिन एनसीपी के दोनों गुट के बीच में किस तरह से ये सामना होता है और वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। अच्छा, विधान परिषद के 11 सदस्य 27 जुलाई को 6 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इन्हीं सीटों को भरने के लिए 12 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। तो ये बताइए ऋत्विक, महायुति और महाविकास में किसका पलड़ा आपको अभी फिलहाल भारी दिख रहा है? देखिए सबसे ज्यादा वोटों की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है शरद पवार के गुट ने जिन्हें समर्थन दिया है वो उम्मीदवार जो शेतकरी कामगार पक्ष से आते हैं जयंत पाटिल, और दूसरे उम्मीदवार जो कि 12वें उम्मीदवार माने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट से मिलिंद नार्वेकर, ये दूसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं अजित पवार के शिवाजीराव गर्जे। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या महायुति के जो विधायक है उनमें फूट देखने को मिलेगी या महाविकास आघाड़ी के विधायकों में, क्योंकि सभी महायुति के तीनों दलों ने अपने अपने विधायकों को 48 घंटे पहले से ही होटल में रहने की व्यवस्था की है। उनका शिविर लिया जाएगा, उनका प्रशिक्षण लिया जाएगा और उन्हें वोटिंग कैसे करना है ये सिखाया जाएगा। लेकिन चर्चा फिलहाल सियासी गलियारों में ये भी है कि कहीं ना कहीं एक अविश्वास का वातावरण महायुति में है अपने विधायकों को लेकर। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी का ही पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं और तीनों के लिए पर्याप्त वोट जो है वो उनके पास है, ऐसा कहा जा रहा है। जी, महाराष्ट्र में 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब से लेकर अब तक सारे समीकरण आपस में उलझ चुके हैं। कई नेता हैं जो इधर से उधर पाला बदल गए हैं। 2 पार्टियां तो 2 हिस्सों में बंट चुकी हैं और अब एमएलसी इलेक्शन में भी क्रॉस वोटिंग के आसार आपको दिख रहे हैं क्या? जी, बात करें अगर क्रॉस वोटिंग की तो सबसे ज्यादा जो चर्चा फिलहाल सुनने में आ रही है वो ये है कि कांग्रेस जो कि लोकसभा चुनाव के बाद जिनकी स्थिति महाराष्ट्र में सुधरती नजर आ रही है, सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में कांग्रेस को मिली, बावजूद उसके कांग्रेस का जो अंदरूनी झगड़ा है या अंदरूनी राजनीति है वो उफान पर है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास भले ही अतिरिक्त वोट हो, लगभग 11 से 14 वोट कांग्रेस के पास अतिरिक्त है, जिसमें से कुछ वोट जो है वो उद्धव ठाकरे और बचे हुए वोट वो शरद पवार के उम्मीदवार जयंत पाटिल को देने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस के ही वोटों में फूट पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि पिछली बार भी इसी तरह कांग्रेस की फूट की वजह से ही कांग्रेस के उम्मीदवार को बड़ा झटका सहन करना पड़ा था। अब देखना यह है कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों के परिणाम इस विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिलते हैं, और अगर कांग्रेस में फूट नहीं पड़ती या क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की तरफ से नहीं होती तो जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी के तीनों दल जो है उनके उम्मीदवार विजयी करने में यहाँ पर यशस्वी होते नजर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया ऋत्विक आपका। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबर लेंगे अमेरिका में उठे सियासी तूफान की। धरती चौकोर नहीं गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर। वेलकम बैक।
ये चुनावी साल है। इस साल के अंत तक चुनाव अमेरिका में भी होंगे। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें हैं, भारत की भी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। चुनावी सरगर्मियों के बीच अचानक से प्रोजेक्ट 2025 की बात होने लगी है। कथित तौर पर यह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कमबैक और फिर से सत्ता में आने के बाद का प्लान है। कथित तौर पर यह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कमबैक और फिर सत्ता में आने के बाद के प्लान पर है। हालांकि ट्रंप इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बाइडेन की उम्मीदवारी पर उनकी ही पार्टी के कुछ मेंबर्स सवाल उठा रहे हैं। इनमें एक नाम है फिल्म स्टार जॉर्ज क्लूनी का। उन्होंने बाइडेन से अपनी दावेदारी छोड़ने और राष्ट्रपति पद के लिए किसी और नेता को नॉमिनेट करने की अपील की है। तो बाइडेन की मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही हैं? अमेरिका की पॉलिटिक्स में खूब सुर्खियां बटोर रहा प्रोजेक्ट 2025 है क्या, और ट्रंप साहब क्यों किनारा कर रहे हैं इससे? ये समझने के लिए हमने बात की अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में मौजूद जर्नलिस्ट रोहित शर्मा से। रोहित, कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 2025 अमेरिका के साथ साथ दुनिया को बदल देगा, मगर ये है क्या? द हेरिटेज फाउंडेशन 1981 से एक डॉक्यूमेंट जारी करती रही है। ये एक राइट विंग थिंक टैंक है जो वॉशिंगटन डीसी में है, और ये मैंडेट फॉर लीडरशिप इस नाम से हर थोड़े टाइम में एक डॉक्यूमेंट जारी करती है, जिसमें आने वाले फ्यूचर कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए एक आप समझ लीजिए पॉलिसी मेकिंग के लिए एडवाइजरी का काम कर सकती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव है जिसमें एक हाउ टू गाइड लिखी जाती है कि अगला जो राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है रिपब्लिकन, उन्हें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट 2025 है, ये करीब 900 से ज़्यादा पेज का एक गाइड है, और इसमें ऐसी पॉलिसीज बताई गई हैं जो शायद एक्सट्रीम मानी जाती है, और ट्रम्प के पहले एडमिनिस्ट्रेशन से इंस्पायर होके इस डॉक्यूमेंट में इस तरह की रिकमेंडेशंस हैं पॉलिसी को लेके जो विवादों से घिरी है। फॉर एग्जांपल अबॉर्शन को लेके, एक्सेस टू अबॉर्शन को लेके। अबॉर्शन अमेरिका में बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है, और उसको लेके इस डॉक्यूमेंट में इस तरह की चीजें लिखी गई है कि जो एक्सेस टू अबॉर्शन है या अबॉर्शन पिल का जो एक्सेस है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उनको हटा दिया जाएगा। तो अबॉर्शन को लेके, इमिग्रेशन को लेके, फेडरल एजेंसीज को लेके बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस इस पेपर में लिखी गई हैं, इस डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं। इसके ऐसा माना जाता है स्टडीज के द्वारा कि 60 to 70% पॉलिसी रिकमेंडेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो लेता है। दे टेक दोज डिसीजंस और उस पर काम किया जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा डराने वाला है। आप ये सोचिए कि अगर पेंटागन में इस तरह के लोग हैं जो बात मान सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि हम XYZ कंट्री को बॉम्ब कर दें या हम नेटो से हट जाएं, तो ये थोड़ा सा एक फास्ट ट्रैक एडमिनिस्ट्रेशन बन जाएगा जो ज्यादा सोचेगा नहीं पॉलिसी पे। अच्छा, जैसा आपने बताया कि ये राइट विंग की तरफ से जारी एक सो कॉल्ड दस्तावेज है जो ट्रंप के चुनाव जीतने पर लागू किया जा सकता है। तो ट्रंप क्यों पीछा छुड़ाते दिख रहे हैं? उन्हें तो फ्रंट फुट पर खेलने के लिए जाना जाता है। ट्रंप इससे पीछे इससे छुड़ाना चाहता है कि अबॉर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस डॉक्यूमेंट का एक सेंट्रल पीस जिसको उठा के बार बार दोहराया जा रहा है वो है कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो विदाउट मेकिंग एनी लॉज, अगर वो एजेंसी के अंदर ही चेंजेस कर दे, जैसे हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज एजेंसी है, अफोर्डेबल केयर एक्ट है, इनके अगर रेगुलेशंस को बदल दिए जाए तो एक्सेस टू अबॉर्शन बहुत कम हो जाएगा। और इसीलिए इस कारण से डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने आप को इससे दूर करना चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट 2025 क्या है। हालांकि उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसमें लगे हुए थे, मतलब 2-2.5 साल से वो इसमें, अगर आप देखें तो उनके डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। उनकी जो अभी करंट एग्जिस्टिंग कैंपेन प्रेस सेक्रेटरी है वो इनसे जुड़ी हुई है। करीब 140 से 200 लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रंप ऑर्बिट के प्रोजेक्ट 2025 के साथ जुड़े हुए हैं। और जब ये बात की जाती है कि अबॉर्शन खत्म कर दिया जाएगा या इमिग्रेंट्स को उठा के राउंड अप करके उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, बच्चों के साथ जो इलीगली आते हैं उनके साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, आप सोचिए अगर ऐसा कोई पॉलिसी हो कि भाई
फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो कंजर्वेटिव हैं उन्हें रखा जाए, बाकियों को हटा दिया जाए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। तो ये सारी चीज़ें आर नॉट सीन एज डेंजरस है अमेरिकन नागरिकों के लिए, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो इससे थोड़ा दरकिनार कर ले। जी रोहित, अब हम बाइडेन की बात करें तो उन्हें अपनी पार्टी और अपनों का साथ इस बार मिलता दिख नहीं रहा है। अंदर और बाहर पार्टी के लगातार उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठते रहे हैं। तो क्या बाइडेन की जगह डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कोई दूसरा उम्मीदवार भी हो सकता है? ऐसे चांस बनते हैं क्या? बाइडेन के लिए समस्या बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि सोमवार को उन्होंने एक लेटर लिखा था कांग्रेस को, यूएस कांग्रेस को, ये कहते हुए कि मैं नॉमिनी हूँ और मैंने फेयर एंड स्क्वायर प्राइमरीज जीती हैं और मैं अपने नॉमिनेशन से अपना नाम पीछे नहीं लेने वाला हूँ, और आप सब जो है फॉल इन द लाइन और मुझे सपोर्ट करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कल बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले हमने देखा कि सुबह सुबह नैंसी पेलोसी, जो बाइडेन की सबसे बड़ी कॉन्फिडेंट है, बहुत क्लोज मानी जाती हैं बाइडेन की, उन्होंने एक टीवी शो में जाके सुबह सुबह न्यूज़ चैनल में जाके ये कह दिया कि बाइडेन अपना डिसीजन रीवैल्यूएट करेंगे नेटो समिट के बाद, जो आज शाम को ख़त्म हो रही है। तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। फिर हमने देखा दिन में कि जॉर्ज क्लूनी, जिन्होंने करीब 20-25 मिलियन के आसपास पैसे रेज किए थे जो बाइडेन के लिए 3 हफ्ते पहले, उन्होंने एक ओपेड लिख दिया न्यूयॉर्क टाइम्स में कि बाइडेन को हट जाना चाहिए। एक यूएस सिटिंग सेनेटर ने कल कहा कि जो बाइडेन को अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए। ओबामा के जो व्हाइट हाउस में काम करने वाले लोग थे, वो ओपनली इस बात को कह रहे हैं कि जो बाइडेन को अपना नाम जो है वो वापस ले लेना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा दबाव है जो बाइडेन के ऊपर। अगर आज देखेंगे आप हमारी शाम को करीब 5:15 बजे के आसपास जो बाइडेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, सबसे हाई स्टेक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ही विल बी प्रिपेयर्ड टू आंसर एवरीथिंग। और हमने देखा है जब भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो बाइडेन चीजें भूल जाते हैं, उनके सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लोगों के नाम कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर ये प्रेशर बना रहा और जिस तरह से लग रहा है अभी फिलहाल, तो बिल्कुल प्रावधान है कि वो हट जाए और किसी और उम्मीदवार को सामने किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सबसे आगे इस रेस में कमला हैरिस है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन माना ऐसा जा रहा है क्योंकि इतना कम टाइम है अभी इसलिए कि कन्वेंशन में कुछ 4 हफ्ते बचे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अगर जो बाइडेन को कन्विंस कर लिया जाए कि वो स्टेप असाइड हो जाए, तो ये नॉमिनेशन जो है ये कमला हैरिस को आसानी से मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया रोहित इस जानकारी के लिए। बारी भौचक की है, जमशेद आ चुके हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों से जनगणना, पोलियो अभियान, चुनाव ड्यूटी, सब तरह के काम लिए जाते हैं। बस जिस काम के लिए उनकी हायरिंग होती है यानी पढ़ाई, उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। हालात आपको देखना हो तो प्राइमरी स्कूलों में स्कूल टाइम पर एक चक्कर लगाइए। ऐसा ही एक चक्कर एक प्राइमरी स्कूल में एक डीएम साहब ने लगा लिया। अब वहां क्या हुआ, किस्सा सुनने लायक है। तो साहिबान हुआ यूं कि संभल के शरीफपुर ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने औचक निरीक्षण कर लिया। स्कूल में अफरा तफरी मच गई। वैसे तो वहां पर बहुत कुछ गड़बड़ मिला, लेकिन एक टीचर साहब बुरी तरह फंस गए। डीएम ने उनसे उनका फोन मांग लिया और फिर फोन की सेटिंग्स में जाकर यह देखा कि इन्होंने किस ऐप पर कितना समय बिताया है। तो जो पता चला उसे जानकर डीएम साहब हैरान रह गए। मालूम चला कि 5.5 घंटे के स्कूल टाइम में टीचर जी ने 1 घंटा 17 मिनट तो सिर्फ कैंडी क्रश खेला है। हाँ, और इसके अलावा सोशल मीडिया की गलियों में भी वो टहलते रहे हैं। 17 मिनट फेसबुक चलाया है, 11 मिनट गूगल क्रोम पर रहे हैं, 8 मिनट एक्शन डैश खेला है, 6 मिनट यूट्यूब भी देखा है और 5 मिनट इंस्टाग्राम भी चलाया है और सिर्फ 3 मिनट डिपार्टमेंट की जो आधिकारिक ऐप है वो चलाई है। इतना ही नहीं भाई साहब, ये भी पता चला कि 26 मिनट तक वो किसी से फोन पे बात भी कर रहे थे और ये सब कुछ 5.5 घंटे की शिफ्ट में हुआ। अब इस सब से वक्त बचे तो स्टूडेंट्स को पढ़ाएं भी। हालत ये थी कि स्कूल में कुल 101 छात्र छात्राओं का नाम दर्ज है, लेकिन जब डीएम पहुंचे तो स्कूल में सिर्फ आधे बच्चे ही मिले।
डीएम साहब ने बच्चों की कॉपियां चेक की। पता चला कि टीचरों की जांची हुई कॉपियों के सिर्फ 6 पेज में 95 गलतियां निकल आई। डीएम साहब ने खूब फटकार लगाई और शिफ्ट के टाइम पर मोबाइल में लगे रहने वाले टीचर को सस्पेंड कर दिया है। पर हाँ, इसी स्कूल में एक मेल टीचर और एक फीमेल टीचर के पढ़ाने के तरीके की उन्होंने खूब तारीफ भी की है। तो खैर, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि वर्क प्लेस पर फोन में लगे रहना आपके लिए हानिकारक है। आज तक रेडियो। शुक्रिया जमशेद। दिन भर में लेंगे इजाजत, लेकिन इत्तला कर दें कि आज गुरुवार है तो हमारा खास पॉडकास्ट पढ़ाकू नितिन भी आता है। आज पढ़ाकू नितिन में बात हुई है सीनियर जर्नलिस्ट नयनीमा बासु से। उन्होंने एक किताब लिखी है द फॉल ऑफ काबुल। नयनीमा उस वक्त काबुल में ही थी और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था। तो उनसे ये दिलचस्प बातचीत हुई है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, सुनिएगा जरूर। साथ ही ये जानकारी भी है मेरे पास कि हमारा नया पॉडकास्ट आ रहा है शेर खान, कल आएगा शाम 6 बजे। बहुत गजब गजब के किस्से हैं वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए, सुनिएगा। अपना प्यार उसे भी दीजिएगा। बाकी कुछ कहना है तो radio@aajtak.com है ही। आज का दिन में प्रोड्यूस किया अंकित द्विवेदी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं नितिन रावत। दीजिए मुझे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।